टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का आज अपना 8वां दिन है। 7वें दिन के अंदर अपन ने पढ़ा था भूमि संसाधन संरक्षण। भूमि संसाधन तो स्वयं एक भूमि के अपने लिए संसाधन है। संसाधन कहते किसे, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वह क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। मनुष्य स्वयं भी एक क्या है, संसाधन है। किस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य अपने लिए उपयोगी किसी चीज को उपयोगी बनाता है तो वह भी एक क्या है, स्वयं संसाधन है। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना, किसी भी चीज को बचाना। तो भूमि को अपन किस प्रकार से बचा सकते हैं, भूमि के ऊपर जो समाप्य संसाधन है उनको अपन किस प्रकार उसका संरक्षण करना चाहिए, तो वो मैंने आपको थोड़ा बहुत कल बता दिया था। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। इसका जो जनसंख्या संरक्षण यानी जो संसाधन समाप्य है वो लगातार समाप्त क्यों हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि। ये इसका एक कारण है। जनसंख्या की बढ़ती मांग के कारण वन भूमि, अब तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। जो वन भूमि थी वो आज किसमें तब्दील हो रही है, किसमें बदल रही है, आवासीय भूमि के अंदर बदल रही है। जो कृषि योग्य भूमि थी प्राचीन समय के अंदर, जहाँ पर कृषि करते आ रहे थे, आज जनसंख्या बढ़ने के कारण उस जो कृषि योग्य भूमि थी उसके अनुपात में क्या आ गई है, कमी आ गई है। और जो कृषि योग्य भूमि थी वहां पे आज क्या बनने लगे, आवासीय कॉलोनियां जो है वो कटने लगी है, लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं। तो उसमें दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, कमी आती जा रही है। फिर अपन बात करते हैं कृषि योग्य भूमि का बड़ा अंतर। तो वन भूमि, वन तो जैसे मान लो वन भूमि में कैसे कमी, जो पहले बड़ी दूर के अंदर जंगल हुआ करते थे, वन हुआ करते थे, आज वहां पे जैसे मान लो कोई रेलवे लाइन बिछ रही है या फिर सड़क यातायात के लिए सड़क बिछाई जा रही है, या फिर जैसे मान लो उद्योग लगाया जा रहा है, अगर बीच के अंदर पेड़ पौधे या वन आ रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनका सफाया कर दिया जाता है। तो और दूसरी बात, जैसे मान लो कोई उद्योग स्थापित हो गया, उद्योग लगा तो उसके आसपास क्या होगी, जनसंख्या ज्यादा निवास करना पसंद करेगी क्योंकि वहां पे उनको रोजगार मिल जाता है। तो जो वहां पे वन योग्य जो भूमि थी उसको वनों को काट कर वहां पे आवासीय कॉलोनियां बना दी जाती है। जो वनों के अंदर वन्य जीव रहते थे उनकी समस्या हो जाती है कि वो कहाँ पे अपना बसेरा बनाए, कहाँ पे वो रहे। तो आज वन्य जीवों के अंदर भी लगातार क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। ऐसे बहुत सारे संसाधन, जैसे मान लो जल है, या फिर मान लो पेट्रोलियम है, या फिर मान लो कोयला है, तो ये सारे के सारे क्या है, समाप्य संसाधन है। तो दिन प्रतिदिन अगर इसी प्रकार से जनसंख्या का प्रभाव बढ़ता रहा या जनसंख्या बढ़ती रही तो उसका विपरीत प्रभाव अपने ऊपर ही पड़ेगा। जो कुछ समाप्य संसाधन वो अपने लिए जल्दी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये अपना फर्ज बनता है कि अपन कर्तव्य है कि अपन उनका क्या करें, संरक्षण करें। फिर मैंने आपको इसके अंदर बताया था इसके प्रमुख कारण क्या क्या है, क्या नहीं है, इनको रोकने के लिए अपन को क्या करना चाहिए। तो इनको रोकने के लिए अपन जैसे मान लो वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या के अंदर अपन को क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। भूमि उद्धार है, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों विनियमित उपयोग, इस प्रकार से अपन उनका संरक्षण कर सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे मृदा। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। आप देखो मिट्टी जहां पे शब्द है, मिट्टी अपने लिए इंपोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि मिट्टी अगर पथरीला इलाका है या पठारी भाग है तो अपन वहां पे कृषि नहीं कर सकते। अगर मृदा उपजाऊ है तो वहां पे अपन को अधिक उपजाऊ प्राप्त होगा, अन्न अधिक प्राप्त होगा, और उपजाऊपन के कारण वहां पे अनाज अधिक पैदा होगा। तो मिट्टियां बहुत सारी प्रकार की है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज अपन बात करते हैं मृदा के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर मृदा क्या है, क्या कहलाती है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी यानी धरती, धरातल पृष्ठ यानी जो ऊपरी धरातलीय भाग है, जो पहली परत आती है, परतें भी अपन आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। अब देखो तुम कहोगे कि आवरण की पतली परत इतनी होती है, इतनी होती है, पतली तो इतनी होती है, ऐसा नहीं होता। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से होता है। कि जो पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी धरातलीय भाग के ऊपर दानेदार कण, अगर अपन मिट्टी को हाथ में लेके देखेंगे तो बारीक बारीक आपको क्या दिखाई देंगे, कण, मिट्टी के कण दिखाई देंगे। ऐसा तो नहीं भाई कोई मोटा पत्थर की तरह अपन को मिट्टी का भाग दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अगर मिट्टी को अपन हथेली के ऊपर रख के देखेंगे ना तो बिल्कुल बारीक बारीक क्या होते हैं, कण होते हैं। और वही आवरण की जो पतली परत होती है वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अब मिट्टी एक होती है काली मृदा, एक होती है काली
मृदा। अगर आप उसको हाथ के हथेली के ऊपर लेके देखोगे ऐसे, तो उसके बिल्कुल कण आपको दिखाई नहीं देंगे, वो बहुत बारीक होती है, जबकि चिकनी होती है वो, तो वो एक दूसरे से गुथी हुई रहती है। लेकिन जब मरुस्थलीय मृदा बात करोगे मरुस्थलीय मृदा की, उसके आप हथेली में लेके देखोगे एक एक कण आपको दिखाई देगा। तो एक होती है जलोढ़ मृदा, एक होती है लेटेराइट मृदा। तो इनकी मात्रा या फिर अपन बोल सकते हैं इनका कलर भी अलग होता है, या फिर इनकी गुणवत्ता में भी फर्क होता है, या फिर अपन मानते हैं कि जैसे मान लो ये अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। पूरे भारत में या पूरे विश्व के अंदर एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो ये हो गई मृदा की परिभाषा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को अपन क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, यानी जो भूमि है द्रव्यमान उसकी काफी नजदीक, निकटता नजदीक उसके जुड़ी, आपस में मिली हुई है। किस प्रकार से? स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप यानी जो भूमि का जो स्थल रूप है वह मृदा के प्रकारों को क्या करती है? निर्धारित करती है। अब मैंने अभी आपको बताया था ना कि जलोढ़ मृदा है, लेटेराइट मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, इस प्रकार की जो ये निर्धारित कौन करती है? जो ये स्थल भाग है वही ये क्या करता है? निर्धारित करता है। अब आगे देखना कैसे। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ का भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब आपको पूछ ले कोई कि मृदा का निर्माण होता कैसे, ये जो मिट्टी है बनती कैसे? अभी आप छोटे हो, काफी 8th क्लास के बच्चे हो, तो इतनी समझदारी नहीं है। ये प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा जब आप ये लेसन पढ़ोगे इसके बारे में, तो ये आप सोचोगे एक ना एक बार तो आएगा आपके दिमाग में कि ये मिट्टी का निर्माण होता कैसे। आप पेड़ को देखा होगा, आप जब पेड़ की जो कोई गुठली होती है, पेड़ का जो बीज होता है वो अंकुरित होता है, तो छोटा रूप होता है, आप देखते देखते वो बड़ा सारा पेड़ बन जाता है। तो आपको पता है पेड़ का निर्माण इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो आपके घर में जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका जन्म होता है, तो वो आपके देखते देखते वो बहुत बड़ा होता है, आपको पता है इसका निर्माण इस प्रकार, या जैसे मान लो ये इतना बड़ा हो गया सब। लेकिन मिट्टी को बनते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मिट्टी के एक कण को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और उसके निर्माण के जो प्रमुख सहायक तत्व है वो कौन कौन से हैं? चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैविक पदार्थ, ये भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। यानी जैविक पदार्थ जैव क्रियाओं के द्वारा जो पदार्थ अपने को प्राप्त होते हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो ये 3 चीजें हैं, उनसे किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब जो एक तो देखो आपने ये 2 खेत है, समान ये आपके 2 खेत है या 2 जगह की भूमि है, ठीक है। इसमें तो आप जैसे मान लो एक होता है एकड़ बोल दो या हेक्टेयर बोल दो या बीघा बोल दो, अपने यहाँ पे लैंग्वेज में बोलते हैं बीघा, ठीक है, बीघा बोलते हैं इसको, बीघा। तो ये 2 बीघा जमीन है और ये भी 2 क्या है? बीघा जमीन है। इसमें 2 बीघा जमीन के अंदर, इस भूमि के टुकड़े के अंदर आपको 10 बोरी अनाज होती है, 10 बोरी अनाज होती है इसमें। और इसमें मान लो 2 बोरी अनाज होती है, 2 बोरी अनाज का होता है इसमें। भूमि बराबर है, ये भी 2 बीघा और ये भी 2 बीघा। अब इसमें 10 बोरी हो रही है अनाज की और इसमें 2 बोरी हो रही है। अंतर क्या है? अंतर अब आपको सर हो सकता है इसमें मेहनत कम की हो, ये भी आपकी बात सही है, मेहनत कम की हो, लेकिन मान लो दोनों में मैं कह दूं आपको कि इसमें दोनों ने बराबर क्या की? मेहनत की। फिर अगर बराबर मेहनत की तो फिर कमी कहां पे आई? जैसे मान लो जिस दिन इसमें पानी दिया फसल के अंदर, उसी दिन इसमें दिया, उतनी जितने पाइप इसमें लगे उतने पाइप इसमें लगे, जितने दिन जिस समय इसमें बीज अंकुरित किए गए थे उसी समय इसमें किया गया था। जिस समय यहाँ पे किसान जो कार्य करता था वही काम यहाँ पे दूसरा किसान करता था, निराई गुड़ाई जो भी है काम वो सारा यहाँ पे समान होता था। लेकिन यहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता में अंतर है, जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसमें अंतर है। एक में जो उपजाऊपन वाली जो मिट्टी है वो अधिक है, अच्छी मिट्टी है, और एक में कम गुणवत्ता वाली भूमि है, मृदा है, मिट्टी है। तो ये कारण इसके अंदर आया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा अनाज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? कम अनाज हो रहा है। ये तो आप वर्तमान में अपने आसपास इलाकों में भी देख सकते हो कि किसी खेत के अंदर अच्छी पैदावार होती है और किसी खेत के अंदर कम पैदावार होती है। तो ये मिट्टी का भी फर्क आ जाता है। अब मान लो कोई खेत ऐसा है जिसमें
कभी उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया ही नहीं। और एक खेत है जिसमें हर समय क्या, जिसमें हर फसल के अंदर कीटनाशक दवाओं का क्या किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है। और एक में ये जो अपनी जो खाद होती है, जिसको अपन बोलते हैं गोबर का खाद वगैरह देके वो फसल करते हैं, तो वो अच्छी पैदावार देगा। लेकिन जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें 2 या 3 साल तक तो अच्छी पैदावार होगी, लेकिन फिर बाद में उसकी जो गुणवत्ता शक्ति होती है भूमि की, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके कारण वहां पे पैदावार कम हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो पहला कारक आता है जनक, सेल, रंग, खनिज मात्रा को निर्धारित करते हैं। मिट्टी में क्या करते हैं, ये जनक, सेल, रंग और खनिज मात्रा को निर्धारित करते हैं। यानी कौन से जैसे मान लो सेल, आग्नेय सेल है, कायांतरिक सेल है, चट्टानें होती है ना, भूमि, वहां की भूमि, मिट्टी का रंग कैसा है, खनिजों की मात्रा क्या है, तो ये भी मृदा ही क्या करती है, निर्धारित करती है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में तो क्या मिलेगा आपको, अधिक खनिज मिलेंगे, किसी में कम खनिज मिलेंगे, तो ये सारी की सारी मात्रा को निर्धारित करती है मृदा ही करती है। दूसरा इधर जलवायु, तापमान, वर्षा की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, किसी क्षेत्र की तो जलवायु क्या होती है, शुष्क होती है, किसी क्षेत्र की जलवायु क्या होती है, अर्ध शुष्क होती है, किसी क्षेत्र की शीतोष्ण होती है। तो ये मिट्टी के देखा होगा आपने कि जिस प्रकार से अपने यहाँ की अपन बात करते हैं, तो जैसे मान लो तापमान अधिक, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन मिट्टी उतनी ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी ही हो जाती है। लेकिन किसी प्रकार की भूमि ऐसी है जैसे अपने मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो ये गर्म हो जाती है, अपन दोपहर में ऐसे नंगे पैर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे मान लो काली मृदा है किसी क्षेत्र में, तो वो उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर नमी की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी प्रभावित करते हैं। तीसरा, उच्चाउच्च ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। यानी ये जो धरातलीय भाग होते हैं, कहीं पे उबड़ खाबड़ होते हैं, उच्चाउच्च किस प्रकार से उनका आकार परिवर्तित होता है, तो ये भी सारे इसके अंदर क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। प्राणीजात और सूक्ष्म जीव निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मिट्टी, ये भी एक अपना प्रभावित करने के, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में से ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राणीजात और सूक्ष्म जीव, यानी जो न दिखने वाले, बहुत कम बारीकी से दिखने वाले, निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर लास्ट में आता है समय, मृदा की मोटाई को निश्चित करता है। अब यानी किसी क्षेत्र में तो मिट्टी का जो आकार होता है मोटा होता है, किसी में बारीक होता है। तो ये हो गया अपना मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैंने एक डायग्राम आपको इधर बनाया है, वो है मृदा परिच्छेदिका, यानी मिट्टियां किस प्रकार से होती है। अपन देखते हैं क्या जो धरातल के ऊपरी भाग में अभी जो मिट्टी है वो ऐसी कैसी क्या नीचे है, नहीं, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे लेकर यहाँ तक, ये भूमि का लास्ट तक का भाग है, ऐसे मान लो। इसका जो ऊपरी भाग होता है वह क्या कहते हैं, हुम्स व वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, वनस्पति के साथ जो आपने देखा पेड़ पौधा है या फिर जैसे फसल बोते हैं, वो किस में आती है, ऊपरी मृदा, जिसके अंदर वनस्पति के साथ हुम्स यानी नमी भी बनी रहती है, या तापमान में थोड़ी ज्यादा होती है या कभी कम हो जाता है, इस प्रकार की इस ऊपरी परत पे होता है। फिर जो नीचे वाला भाग आता है, थोड़ा इसके नीचे की परत आती है, वो कौन सी आती है, बालू, गाद, क्ले के साथ मृदा। यानी अपन जैसे मान लो अपन करवाते हैं ना, अपन नलकूप खुदवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, उसमें एक बालू मिट्टी आती है, कहते हैं उसमें पानी होता है। फिर एक आता है काला पत्थर आता है, वो चट्टानी भाग आ जाता है। तो इस प्रकार से वो नीचे नीचे पाइप जाता रहता है, तब अपन को अलग अलग बातें प्राप्त, जो मिट्टियां हैं उसके भाग अपन को दिखाई देते हैं। फिर जो भाग है, ये भाग मान लो, ठीक है, ये भाग आ गया आपका अपेक्षित चट्टानी। अपेक्षित चट्टानी का मतलब होता है कि जैसे मान लो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों, मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित शैलों का टूटना, ये क्या कहलाता है, अपेक्षित चट्टानें कहलाती है। यानी कोई भी क्रियाओं के कारण जैसे मान लो विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो ये चट्टानें क्या हो जाती है, आपस में टूटने, यानी इनमें चटकन दरारें पड़ने लग जाती है। फिर आता है आपका ये जो भाग आता है वो जनक चट्टानें आती है, जो अंत में जो अपन वो जैसे सफेद पत्थर आता है, या फिर बड़ी बड़ी चट्टानें जो मशीन की जो ड्रिल होती है, वो नलकूप खुदवाते हैं, तो वो भी अंदर तक नहीं जा पाती, इतनी मजबूत चट्टानें आ जाती है। तो इस प्रकार से ये अपना जो धरातली का जो आंतरिक भाग तक का भाग है, वो इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है या उसको बांटा गया है। तो ये हो गया आज आपका मृदा का चैप्टर कि मृदा किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कौन कौन सी मिट्टियां होती है, वो सारा का सारा आपने पढ़ लिया। कल अपन पढ़ेंगे
मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। कल अपन पढ़ेंगे मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी मृदा को किस प्रकार से अपन बचा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बचाए रख सकते हैं, ये अपन पढ़ेंगे कल।